अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ये हैं क्लास 10 का बुक मैथ्स का, सही है। अब हम चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और कहा गया है कि सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हो। जी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक यू टेस्ट के आगा खान यूनिवर्सिटी टेस्ट के प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ्स का पोर्शन में आपको मैथ्स का पोर्शन अगर प्रिपेयर करना है तो ये आपको सीखना होगा, सही है। मतलब कि इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए एक्स की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, सही है। चलिए जी, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर भी मतलब कि आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। लेकिन इससे पहले आप जानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, सही है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये ए बी और सी ये आपके पास नंबर्स होंगे, सही है। यानी ए की जगह पर आपके पास 2 1 -1 -3 कुछ भी मतलब कि यहाँ पे आ सकता है, सही है। लेकिन ए की जगह पे आपके पास ज़ीरो नहीं आ सकता, बी की जगह पे भी आपके पास ज़ीरो आ सकता है, सी की जगह पे ज़ीरो आ सकता है, लेकिन ए की जगह पर आपके पास ज़ीरो नहीं आ सकता, सही है। क्योंकि अगर यहाँ पर आपके पास ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो आपके साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो जब आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि आपके पास सिर्फ यही इक्वेशन रह गई है। जब ये इक्वेशन आपके पास रह गई तो इसको तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 2 हो। यहाँ पर ये x क्या है, ये आपके पास वेरिएबल है, सही है। a क्या है, कोफिशिएंट है। x क्या है, वेरिएबल है। b क्या है, कोफिशिएंट है। c क्या है, आपके पास कांस्टेंट है, सही है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी पावर क्या है, 1। जब कुछ नहीं लिखा तो मतलब कि 1। यहाँ पर वेरिएबल आपके पास x है, इसकी पावर क्या है, वो है आपके पास स्क्वायर, सही है। तो मतलब कि इस पूरे इक्वेशन में जो x की सबसे ज़्यादा पावर है वो क्या है, स्क्वायर। तो ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर आपके पास 2 हो तो उस अलजेब्रा एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, उस अलजेब्रा एक्सप्रेशन या उस इक्वेशन को हम कहेंगे, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का लफ्ज़ जो कि है वो रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर को। स्क्वायर मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, वो है आपके पास 2 होती है, सही है। तो चलिए शुरू कर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को फाइंड करना होता है, सही है। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना होता है जी। तो x की वैल्यू हम 3 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। ये 9th क्लास में आई थिंक चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ा जाता है फैक्टराइजेशन। वो पूरा चैप्टर है 9th क्लास में इस पर, सही है। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सही है जी। और जो तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए इस इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इसको हल कर सकते हैं, सही है। मतलब कि तीनों मेथड के ज़रिए अगर आप इस इक्वेशन को इसके ज़रिए हल करते हैं, इसके ज़रिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए, आपके पास आंसर सेम ही आएगा, सही है। अच्छा, तो अगर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करें, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन जी। अब एक पॉइंट आप लोग ज़रा और समझें कि यहाँ पर जो x की आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे सोल्यूशन या रूट्स। मिसाल के तौर पर आप मुझे बताइए कि x²
इज इक्वल टू 9। मैंने ये लिखा कि x आपके पास कोई वैल्यू होगी जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 9 के बराबर होगा। स्क्वायर किसे कहते हैं? यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो इसका मतलब है कि 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका 2 स्क्वायर, तो ये आपके पास किस चीज़ के बराबर है? 4 के बराबर। सही है। तो इसी तरह आप मुझे बताइए कि 9 जो कि है वो किस नंबर के स्क्वायर के बराबर है? सही है। तो आप कहोगे कि सर वो तो आपके पास 3 का अगर हम स्क्वायर करें, यानी 3 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 3 को अपने साथ 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है? 9 आता है। तो आप कहोगे कि सर x की जो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की जो कीमत है वो क्या है? वो 3 होगी। सही है। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास 3 होगी। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ कि -3 का आपके पास स्क्वायर क्या है, तो आप कहोगे कि सर वो भी तो आपके पास 9 है, वो भी आपके पास 9 है। कैसे? देखें, -3 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि -3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। -3 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर का मतलब 2 बार अपने से मल्टीप्लाई किया। सही है ना? बाय इटसेल्फ। जी। तो माइनस माइनस ये रूल्स तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। माइनस को अगर हम माइनस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हमारे पास आता है प्लस, और 3 3 जार 9। तो मेरे पास आंसर क्या आया? मेरे पास आंसर आया +9। मेरे पास आंसर आया +9 दिखाई दे रहा है जी। तो x की जगह पर मैं 3 लिख सकता हूँ। आप कहोगे कि हाँ सर, अगर हम x की जगह पर 3 पुट करें तो 3 का अगर हम स्क्वायर ले तो वो 9 के बराबर आ सकता है। फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि x की जगह पर मैं -3 पुट करूँ तो क्या -3 का स्क्वायर करके हमारे पास 9 आ सकता है? तो आप कहोगे कि हाँ जी सर, आप -3 का अगर हम स्क्वायर करें तो 9 आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू आपके पास 3b है और x की वैल्यू आपके पास -3b है। यानी x की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो वैल्यूज़ होंगी, x के जो सॉल्यूशंस होंगे, वो x की जो कीमतें होंगे वो 2 होंगे। सही है। एक पॉजिटिव, एक आपके पास नेगेटिव। सही है जी। एक प्लस और दूसरा आपके पास माइनस। सही है ना जी। तो मैं क्या कह रहा था जी। तो अब ये जो सॉल्यूशंस आए हैं ना, ये दो, उन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे, ये भी x का सॉल्यूशन है, ये भी x का सॉल्यूशन है। तो -3 इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ x, +3 इज आल्सो जी। तो मैं ये कह रहा था कि x की यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूशन है, x की जो कीमतें हैं वो 2 है। सही है। तो इन दो कीमतों को, इन दो आंसर्स को, x के जो आंसर्स हैं वो है +3 एंड -3। सही है। तो इनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं या इनको हम रूट्स कहते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यू कैन से आल्सो आंसर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। लेकिन अगर हम इन दोनों को इस तरह लिखें, ये सेट में अगर हम लिखें, सेट में आपके पास 3, -3, तो द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सॉरी, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। तो इज 3 एंड -3 ऑफ दिस इक्वेशन इज +3 एंड -3। आप समझ गए होंगे कि तो इसके जो आंसर्स आएंगे, तो यहाँ पर x के जो आंसर्स आएंगे उनको हम सॉल्यूशंस कहेंगे या उनको हम रूट्स कहेंगे। आंसर्स 2 आएंगे। सही है। अगर हम उनको इस तरह पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट में लेके तो फिर उनको हम सॉल्यूशन सेट कहेंगे। सही है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जी। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो जी, पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। सही है जी। फैक्टर्स,
आप फैक्टर्स जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं जी। अगर आपसे किसी ने कहा कि मुझे 6 के फैक्टर्स निकाले तो आप क्या कहेंगे? तो आप 6 के नीचे वो हिस्से, 6 से कम वो हिस्से, वो नंबर्स सही है जो 6 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम 6 के फैक्टर कहेंगे। यानी अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करें तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। तो आप ये 1 जो के हैं ये 6 को कंप्लीट डिवाइड करता है या नहीं करता? कंप्लीट डिवाइड से मेरा मुराद के रिमाइंडर आपके पास 0 आए तो हम कहेंगे कि 1 इज अ फैक्टर, 1 हिस्सा है 6 का। सही है जी। 2 6 को कंप्लीट डिवाइड करता है या नहीं करता? सो 2 3 आर 6 करता है जी। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। हैविंग नो रिमाइंडर, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। एट्स मीन 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 6 जी। 3 2s are 3 multiply 2 is equal to 6। having no remainder, we have no remainder, so 3 is also a factor of 6 जी। 4 1s are 4 जी। 4 2s are तो आपके पास 8 आता है, 8 तो 6 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे? 4 1s are 4। क्या बचता है हमारे पास? 2 बचता है। तो रिमाइंडर, वी हैव रिमाइंडर, यहाँ पर हमारे पास 2 रिमाइंडर हैं। जब हमारे पास रिमाइंडर आ जाए तो हम कहेंगे कि 4 आपके पास 6 का फैक्टर नहीं है। 4 आपके पास 6 का फैक्टर नहीं है। सही है जी। इसके बाद 5 आता है। सो 5 1s are 5 5 2s are 10 10 is greater than 6। so we put here 5 multiply 1 which is equal to 5। so 6 minus 5 is equal to 1। तो यहाँ पर तो हमारे पास रिमाइंडर आता है ना। जब रिमाइंडर आए तो ये आपके पास 6 का फैक्टर नहीं होगी। सही है। तो यहाँ पर जो डिवाइजर होगा वो इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा। इसके अंदर जो लिखा होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, इसके बाहर जो लिखा होता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं। तो ये डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं है क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर्स आता है, यानी 5 6 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता। सही है जी। अब 6 की बारी आती है। 6 when divided by 6 when divided by itself। so 6 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आए? तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचता है? नहीं बचता ना। सो वी कैन आल्सो से दैट 6 इज इटसेल्फ अ फैक्टर ऑफ 6। तो 6 भी 6 का फैक्टर है। समझ आई कि नहीं आई? तो हम कह सकते हैं कि 1 is the factor of 6, 2 is the factor of 6 because 2 divides 6 completely, we have no remainder। 3 is also the factor of 6 जी। 4 is not the factor of 6 because here remainder is 2। 5 is not the factor of 6 because here remainder is 1 and 6 is the factor of 6। तो आप मुझे बताइए फैक्टर्स निकालना आपको आ गए या नहीं आए? मतलब कि समझ में ये आए या नहीं आए? तो 6 के फैक्टर आपके पास 1 2 3 एंड 6 itself। here are कितने फैक्टर्स ऑफ 6? 4 फैक्टर्स ऑफ 6। 1 2 3 एंड 6 जी। इसके मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सही है। सेट लेक्चर्स में देख ले, शायद आई थिंक 3rd लेक्चर है या 4th। सेट लेक्चर 3rd है यार 4th। फैक्टर्स एंड मल्टीपल मैंने बनाई हुई है तो वो आप देख ले, कंप्लीट इन्फो मिल जाएगा। सही है ना जी। तो फैक्टर्स आपको निकलना आ गया ना जी। तो इस इक्वेशन को हल करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि इस इक्वेशन की यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर एंड पर लिखा है +4 और यहाँ पर लिखा है x²। तो हम कुछ ऐसे 2 फैक्टर्स या 2 नंबर्स को ढूंढेंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आए? प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस 4 इंटू x²। 4 अगर हम x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 4x²। तो हम ऐसे 2 नंबर को ढूंढेंगे, तलाश करेंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4x² आ जाए। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 और 4 मल्टीप्लाई x² इज इक्वल टू 4x²। समझ में आया का नहीं आया? जी। तो हम ऐसे 2 नंबर तलाश करेंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आए? +4x² और प्लस साथ साथ उन 2 नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास
प्लस 5xi, यानी उन दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन से +4x आई उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास +5x आए, सही है। तो उनके एडिशन कॉमा यानी या यहाँ पर मैं r लगा दूं, और उनके सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिले +5x। जी, तो आप उन दो नंबर को कैसे तलाश करेंगे? वेरी सिंपल, आप उन दो नंबर को ऐसे तलाश करेंगे कि आप 4 के फैक्टर्स, यानी जो नंबर हमें मल्टीप्लाई में चाहिए, हमें उस नंबर के फैक्टर्स निकालने होंगे, हमें उस नंबर के फैक्टर्स निकालने होंगे। जी, 4 के फैक्टर्स क्या क्या है? तो जिस तरह मैं अभी, चूंकि आप लोग तो देखें, 4 के फैक्टर इस तरह निकलते हैं ना कि ये आपके पास 4 1 पर डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड होता है। जी, कंप्लीट डिवाइड हो गया, सो 1 इज द फैक्टर ऑफ 4। जी, 2 पर डिवाइड करो, 2 2s आर 4, कंप्लीट डिवाइड होता है। जी, कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 4। 3 कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं जी, 4 अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, सही है, 1 रिमाइंडर बचता है। 4 अगर 4 पर डिवाइड हो तो आपके पास कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 4 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 4, सही है। ये तो फैक्टर्स आपके पास आ गए। तो यही फैक्टर, ये फैक्टर, ये तरीका थोड़ा लेंथी है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। आप ये तरीका इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास 4 ले लिया, सही है जी, 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4। जी, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4। तो ये 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। ये 1 2 और 4 के फैक्टर्स हैं। जी, आप मुझे बताइए 2 को अगर, सॉरी 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, सही है। लेकिन उस 2 को अगर हम 2 के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा ना। मुझे पता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं। देखें, ये हो गया 4, हमने इसके फैक्टर बनाए 1 मल्टीप्लाई 4, दूसरा फैक्टर बनाया 2 मल्टीप्लाई 2। जी, अब ये जो दो फैक्टर हैं 4 की, हम ये दोनों कंडीशन इस फैक्टर पर, ये दोनों कंडीशन इस कपल पर, इस जोड़े पर अप्लाई करते हैं कि मानता है या नहीं मानता। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर जिनके प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आए? 4x² आए। जी, जब के पास 1 है तो 1x², जब के पास 4 है तो 4x, जी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x² आता है, 1 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। जी, ठीक है। तो हमको जो वैल्यू चाहिए थी, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास +4x² आए, तो वो तो आ गया। जी, अब हम इन दो नंबर्स में वो दूसरा क्राइटेरिया, वो दूसरा शर्त ढूंढेंगे कि आया इनके एडिशन से या इनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास +5x आता है या नहीं आता। ये तो हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन जो भी हो हमने +5x लाना है। जी, 1x है और यहाँ पर 4x है। जी, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं जी, तो हमारे पास एडिशन में हमने यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हमने एक x कॉमन लिखना होगा और उनके कोएफिशिएंट को ऐड करना होगा। तो 1 + 5 आपके पास क्या आता है? 5। 1 + 4 आपके पास क्या आता है? 5 आता है। तो जी जनाब, यह है प्लस, यह है प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो आपके पास जो एडिशन से ये आया या नहीं आया? आया ना। तो हमें जो दो नंबर की तलाश थी, जो 2 नंबर्स की जो हमें तलाश थी, वो नंबर्स हमें मिल गए। वो नंबर्स है 1x और 4x, यानी +1x और +4x। ये +1x को आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 कोई नहीं लिखता, ये मैं सिर्फ आप लोगों की समझाने की खातिर लिख रहा हूँ, सही है ना। तो इनके पास 1x और 4x आर द 2 ऐसे नंबर्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से +4x² आता है और इन जिनके एडिशन से +5x आता है। तो हम उन दो नंबर्स को यहाँ पे प्लस मिड वैल्यू की जगह पर इन दो नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे। इस मिड वैल्यू की जगह पर हम इन दो नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे। जी
जी जी, इधर देखें, ये हो गया एक्स स्क्वायर जी, ये हो गया एक्स जी, इसके बाद क्या है 4x जी, इसके बाद क्या है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो इस फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना, इसमें सबसे पहला जो मरहला है, जो पहला स्टेप है, वो है ऐसे दो नंबर्स को फाइंड करना जिनके प्रोडक्ट से एंड वाले आए और इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिड वाली वैल्यू आए। ये तो हमने पहला स्टेप तो हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप है कि इन दो से कोई चीज़ कॉमन लेना और इन दो से कोई भी चीज़ कॉमन लेना जो हमें इन दोनों में कॉमन दिखे। जी, आप लोगों को एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन दिखता है? मुझे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी 2x है, यहाँ पर एक x है, तो मुझे तो एक x कॉमन दिखाई दे रहा है। जी, तो कॉमन लेने का तरीका क्या है? कॉमन लेने का तरीका आता है? नहीं आता? चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। अभी इसको मैं मिटा दूंगा। कॉमन कैसे लिया जाता है? ये है एक्स स्क्वायर और ये है आपके पास x। कॉमन कैसे लेते हैं देखें जी, यहाँ पर अगर मैं इसको x से डिवाइड करूं और यहाँ पर मैं अगर इसको x से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा जी, प्लस x से। मैं प्लस x की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो प्लस है ना, कोई लिखता है? नहीं लिखता ना, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? ताकि आप लोगों को समझ आई, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर आपने प्लस यहाँ पर लिखना होता, सही है ना? अगर आप लिखे यहाँ पर या ना लिखे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं जस्ट आपके समझाने की खातिर कर रहा हूँ, सही है ना जी। x को अगर हम ये 1x ये 1x के साथ कट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक x जो कि है यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2x है ना। देखें, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सही है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई एक्स है यानी 2x है। अब उनमें से एक एक्स के साथ चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या रह जाएगा? एक एक्स रह जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या रह जाएगा? एक एक्स रह जाएगा। तो ये ले आपका 1x जी, x। और यहाँ पर x को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। तो जी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से मैंने सिर्फ x को कॉमन लिया तो मेरे पास आंसर क्या आया? मेरे पास आंसर आया x प्लस 1। जी, आप मुझे बताइए, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया था? x मैंने कॉमन लिया था, तो मेरे पास आंसर क्या था? ये आया था। अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने आंसर लाया है वो ठीक है या वो ठीक नहीं है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? जी, आप देखें, इस x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आता है आंसर? एक्स स्क्वायर जी। इसके बाद प्लस का निशान है तो मैंने प्लस का निशान लगाया जी। यहाँ पर 1 के साथ प्लस का निशान है और यहाँ पर x से आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 मैंने प्लस का निशान लगाया। x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू x। जी, आप मुझे बताइए कि जो मेरे पास पहले से था वो दोबारा आया कि नहीं आया? आया ना। तो कहने का मतलब है कि हमने जो कॉमन निकाला था वो बिल्कुल ठीक था। मैथ्स में अगर ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर दूसरा स्टेप है, अगर आपके दूसरे स्टेप से ये पहला वाला स्टेप आता है तो मतलब कि आप ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे ये पहला वाला ये पिछला वाला नहीं आ रहा है, मतलब कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, मैंने देख लिया, तो यहाँ पर वो जो पहले वाला था वो पिछला वाला इसी तरह आया, सही है ना जी। तो अगर एक्स स्क्वायर और एक्स में से मैंने एक्स को कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आया? एक्स और प्लस 1 आया, सही है जी। अब आपने यहाँ पर 4x और x से कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा। 4x और x से आपने कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा कि आपके पास क्या आए? x प्लस 1 आए, क्योंकि कि आपके पास यही वाली वैल्यू यहाँ भी आए। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ नहीं आती, मतलब कि आप जो कर रहे हैं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आप जो कर रहे हैं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जी। यहाँ पर कैसे आपके पास x प्लस 1 आएगा? जी, यहाँ पर दोबारा हम इनके कॉमन लेते हैं, इनसे कुछ कॉमन लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर 4x है और यहाँ पर आपके पास प्लस 4 है। इससे अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा? जी, 4 कॉमन निकालने का तरीका है कि 4 को इन दोनों पर डिवाइड करें जी। 4 को अगर 4 पे डिवाइड करें क्या बचता है? 1। प्लस का निशान है, प्लस का निशान निकाला। 4 को अगर 4 पर डिवाइड करें तो क्या आता है? 1 और 1x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि x प्लस 1। तो आपके पास क्या आता है? x प्लस 1 आता है कि नहीं आता? तो x प्लस 1 कब आता है इनसे? तब आता है अगर हम 4 को कॉमन ले।
कैसे कैसे 4 को, +4 को। तो जी मैंने +4 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया जी। दोबारा देखें, इससे ये हमने जो ये स्टेप किया, इससे ये पिछला वाला आता है या नहीं आता, हम वेरीफाई करेंगे जी। 4 × x = 4x, सही है। इसके बाद प्लस का निशान है तो मैंने प्लस का निशान लगाया। 4 × 1 = 4 1s are 4, तो आपके पास 4 आया, पिछले वाला स्टेप आया। मतलब कि हम जो जा रहे थे हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे जी। ये हम मिटा लेंगे जी, = 0, ये भी मिटा लेंगे ताकि क्लियर देखें जी। अब ये तो दूसरा स्टेप हो गया कॉमन निकालना। फर्स्ट स्टेप था ऐसे दो वैल्यूज जिनके प्रोडक्ट से एंड वाली वैल्यूज और जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मेड वाली वैल्यूज आए, और उन दोनों वैल्यूज को मेड वाली वैल्यूज के जगह पर आपने लिखना होता। सेकंड स्टेप इज दैट कि आपने उन यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, उनमें से कुछ कॉमन निकालना था। थर्ड स्टेप आपके पास ये है कि आपके पास ये x और यहाँ पर जो वैल्यू आई, मतलब कि ये आपके पास, ये आपने कॉमन निकाला था, ये इससे कॉमन निकाला था ना, ये आपने इनसे कॉमन निकाला था, ये आपने इनसे कॉमन निकाला था। तो इन कॉमन को आपने अलहदा ब्रैकेट में लिखना होगा, और इनको यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर x+1 है, तो आपने इन दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। मतलब कि एक बार लिखे, ये 2 बार है ना, तो आपने एक बार लिखना होगा जी। जी समझ में आया कि नहीं आया जी। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब एक दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि मैं अगर कहता हूँ कि 2 × 3 = 6, ठीक है ना। फिर मैं आपसे कुछ इस तरह कहूँ कि 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, या 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था कि मेरे पास आंसर यहाँ पे 0 आया। आप कहोगे कि यार अगर यहाँ पे आंसर 0 आया 3 की, तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, 0 × 3 = 0। या अगर मैं आपसे पूछूं 2 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 0 आए, तो आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे। कहने के मतलब यह है कि इन दोनों में से अगर ये 0 हो तब भी आंसर 0, अगर ये 0 हो तब भी आंसर 0, सही है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर 0 आया है, यहाँ पर तो x की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है ना, x की वैल्यू पता है, नहीं पता है ना, तो हम मान लेते हैं कि अगर आंसर 0 आया है, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। यानी ये दोनों वैल्यूज हैं जिनके मल्टीप्लाई से ये आंसर आता है, और वो आंसर आया है 0, सही है। जब ये 0 आया है तो इसका मतलब है कि या आपके पास ये 0 होगी, तो इनकी जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो 0 × x+1 आपके पास हो, 0 × anything = 0, आपके पास आंसर 0 आया है। या फिर ये 0 होगी और x+4 × 0 = 0, सही है ना। तो हम यहाँ पर या के साथ चलेंगे, क्योंकि हम श्योर तो नहीं है ना, हम कहें या ये 0 होगी या ये 0 होगी। तो हम यहाँ पर 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि या तो आपके पास x+4 0 के बराबर है, या फिर आपके पास x+1 0 के बराबर है जी। अब यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन बन गया कि x+4 = 0। अब आप मुझे बताइए, ये +4 जो के हैं, ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। जिस चीज़ को आप फाइंड करते हैं उसको आप अलहदा छोड़ते हैं ना। यहाँ पर x आपके पास अलहदा है, नहीं है ना, x के साथ वो 4 है, तो हमने इसको कैसे अलहदा छोड़ना होगा, अलहदा हमने इसको इस तरह करना होगा कि ये आपके पास +4 है, इस +4 को हमने वो इक्वेशन के उस साइड पे, राइट साइड पे हमने इस +4 को लाना होगा। ये कैसे हम लाएंगे जी, यहाँ पर आपके पास ये +4 है, इक्वेशन के उस साइड पे जाकर आपके पास ये +4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। या आप इस तरह कर सकते हैं कि एड -4 ऑन बोथ साइड जी। x+4 जी, -4 मैंने ऐड करना है ना, तो जी -4 = -4 इक्वेशन के इस साइड पर मैंने लिखा जी। यहाँ पर ये +4 -4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो x आपके पास यहाँ से तो आंसर आया कि -4 के बराबर है। ये क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पर फिर वही बात है, यहाँ पर हमने x को फाइंड आउट करना है, तो जिस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं उनको हम अलहदा करते हैं। अलहदा कैसे करेंगे, ये आपके पास +1 है, +1 को उस साइड पे ले जाना होगा, और यहाँ पर इक्वेशन के
इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई चीज़ प्लस में है तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर अगर वही वैल्यू हम ले जाएंगे तो वो आपके पास माइनस में हो जाएगी। जी, तो ये आपके पास हो जाएगी x इज इक्वल टू -1। सही है ना? ये तो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि एड -1 ऑन बोथ साइड। जी, x +1 -1 इज इक्वल टू -1 को मैंने इस साइड पर भी लगाया, इस साइड पर भी लगाया। जी, आप मुझे बताइए +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, 1 रहेगा। जी, तो x तो ये हमारे पास 0 रह जाएगा। जी, x यहाँ पर है इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास x किस चीज़ के बराबर हुआ? -1। तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें तो पता था कि इसकी दो वैल्यू आएंगी, या तो आपके यहाँ पर x आपके पास या तो -4 के बराबर है या फिर आपके पास -1 के बराबर है। x या तो आपके पास -4 के बराबर है या फिर -1 के बराबर है। सही है? तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस आर -4 एंड -1 एंड सॉल्यूशन सेट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या है? वो है आपके पास -4 और -1। सही हुआ कि नहीं हुआ? होप आप लोग समझ गए होंगे। जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, मैं अब करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। आप कहोगे कि सर आपने पार्ट नंबर 2 क्यों छोड़ा? पार्ट नंबर 2 मैंने अब इसलिए छोड़ा कि अभी आप थोड़ा कच्चे हो, पहले पक जाओ, फिर उसके बाद थोड़ा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, यानी ग्रांड क्वेश्चन की तरफ फिर जाएंगे। पहले ज़रा ये आसान सा करें, क्योंकि आपका कंसेप्ट अब इतना वो स्ट्रांग नहीं हुआ है। जी, और पार्ट नंबर 3 जो कि है वो पार्ट नंबर 2 के मुकाबले में थोड़ा आसान है। जी, x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0। जी, फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना था? हमने ऐसे दो वैल्यूज़ ढूंढने हैं जिनके प्रोडक्ट से, यानी जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आए। जी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस। माइनस प्लस क्या आता है? माइनस प्लस आता है माइनस। जी, जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आए -10 1 10 और x², जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आए -10x², जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आए? -10x²। जी, और उनके प्रोडक्ट से हमारे पास क्या चीज़ आए? उनके सॉरी इनके और उन दो नंबर्स के एडिशन से या उन दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आए +3x। समझ में आया कि नहीं आया? जी, अब हम उन दो वैल्यूज़ को कैसे ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे? जी, 10 के फैक्टर्स निकालने के लिए। जी, अब 10 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 1 × 10 इज इक्वल टू 10। जी, 1 और अगर 10 को हम ले लें तो 1 × 10 से आपके पास 10 आता है, 10 आता है, सही है। लेकिन 1 को अगर हम 10 के साथ प्लस करते हैं तो क्या आता है? 11। 3x आता है? 3 आता है? नहीं आता ना। जी, 1 को अगर हम 10 से माइनस करते हैं तो क्या आता है? 9। 3 आता है? नहीं आता है। तो हम दूसरे फैक्टर की तरफ जाएंगे। 2 × 5 2 × 5 इज इक्वल टू 10। 10 आता है या नहीं आता? आता है ना। जी, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 2 5 10, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 10 आता है या नहीं आता? आता है ना। और इन दोनों के एडिशन से 5 + 2 आपके पास क्या आता है? 7। 3 आता है? नहीं आता। तो इन दोनों की एडिशन से तो यह नहीं आता, लेकिन इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आपके पास 3 आता है। एग्जैक्टली यार, 3 आता है। 5 से अगर 2 चले जाए आपके पास 3 आता है या नहीं आता? आता है ना। तो इनके प्रोडक्ट से तो 10 आता है। ये आपके पास यह शर्त मंजूर हो गई। इनके सब्ट्रैक्शन से आपके पास ये आता है? बिल्कुल आता है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो जो दो नंबर की हमें तलाश थी वो है 2 × 5, यानी 2 and 5 आर दोज नंबर्स। जी, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर x, तो हमारे पास x और x तो हमारे पास x²। तो क्या हमें +10x² चाहिए? नहीं जी, हमें चाहिए -10x²। अब हम माइनस कैसे करेंगे? हम
आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास माइनस किससे आता है, अगर किसी के साथ माइनस हो और दूसरे के साथ प्लस हो तो माइनस प्लस माइनस आता है जी। तो हमने इन दोनों में से किसी के साथ माइनस लगानी है, माइनस लगानी है जी। मैं लगाता हूँ इसके साथ माइनस, मैं किसके साथ लगाता हूँ, इसके साथ माइनस। आप कहोगे कि सर क्या ये आपकी मर्जी होगी कि आप जिसके साथ चाहो उसके साथ माइनस लगाओ, तो मैं कहूँगा नहीं जी, मेरी मर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने यहाँ पर ये माइनस जो कि है मैंने 5 के साथ लगाया है ना, ये मैंने जी जनाब। अब आगे देखते हैं कि मैंने ठीक किया है या मैंने गलत किया है, ये आगे वक्त बताएगा जी। देखें अब इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, +3x जी। देखें फिर वही करे, आप कहोगे कि यार अब क्यों आपने उल्टा क्यों लिखा जी। उल्टा नहीं लिखता, सीधा लिखता हूँ। सॉरी, 2 and 5, दिस इज 2 and दिस इज 2 and दिस इज 5 जी। और यहाँ पर x, यहाँ पर x, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आपके पास वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, तो आपके पास नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास वेरिएबल आएगा x, सही है। और जी वेरिएबल तो आपके पास x आया, हमने क्या लाना है 3 माइनस, मतलब कि अगर हम माइनस लाएंगे ना और उसके साथ हमने +3 लाना होगा ना जी, तो प्लस माइनस आपके पास क्या आता है, माइनस आता है, सही है। तो 5 में से अगर आप 2 निकालें तो आपके पास 3 आता है, लेकिन यहाँ पर साइन किसका लगाना होगा, साइन आपके पास उसका लगाना होगा जो आपके पास बड़ा होगा। तो यहाँ पर तो 5 आपके पास बड़ा है ना, तो यहाँ पर तो इससे -3 आता है, तो इसका मतलब है कि हमने जो 5 के साथ माइनस लगाया था वो ठीक नहीं था। हम माइनस किसके साथ लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे 2 के साथ। तो जी माइनस प्लस माइनस सही हो गया। तो 5 से अगर 2 माइनस करें हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। लेकिन चूंकि आपके पास कौन सी वैल्यू बड़ी है, 5 बड़ी है, तो जो बड़ी होगी उसका साइन आपके पास क्या है, प्लस है। तो हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, हम वो साइन लगाएंगे जो आपके पास हो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। देखें ये कुछ रूल्स आप लोग ज़रा समझिए, ये आपके पास रूल नंबर 1 है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं। पहला रूल कहता है कि अगर आपके साथ एक वैल्यू के पास प्लस हो, दूसरे के साथ प्लस हो, तो प्लस प्लस आपके पास क्या आएगा, हम प्लस आएगा और आप एडिशन करोगे, सही है। अगर एक के साथ माइनस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। और साथ साथ आप अगर एक के साथ माइनस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, तो आप माइनस लगाओगे, सही है। रूल नंबर आपके पास 2 है। रूल नंबर 3 आपके पास आता है कि माइनस आपके पास यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर एडिशन हमने करना था, माइनस माइनस प्लस होता है, हमने ऐड करना होगा, लेकिन साइन कौन सा लगाना होगा, साइन माइनस वाला लगाना होगा जी। माइनस प्लस माइनस हमने सब्ट्रैक्शन करना होगा, लेकिन साइन कौन सा लगाना होगा, साइन यहाँ पर हमने रूल नंबर 3 में जो हम साइन लगाते हैं वो हमने वो लगाना होगा जो आपके पास बड़ी वैल्यू हो, सही है जी। रूल नंबर 4 क्या कहता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू, हम माइनस यानी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन साइन कौन सा लगाना होगा, साइन वो लगाना होगा जो वैल्यू आपके पास बड़ी होगी। अगर प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी तो अपने प्लस का साइन लगाना होगा, लेकिन अगर माइनस वाली वैल्यू होगी तो अपने रिजल्ट के साथ माइनस का साइन लगाना होगा, लेकिन अगर प्लस माइनस आए तो अपने सब्ट्रैक्शन करना होगा, सही है। होप आप इस पर समझ गए होंगे जी। जी तो हमारे पास हो, हमने साइन किसके साथ लगाना है, -2 के साथ, और 5x का क्या साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। तो इससे हमारे पास +3x भी आता है, और हमारे पास -10x, जो कि अगर आप देखें माइनस प्लस आपके पास माइनस आता है, 5 2 10x जी है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड थे वो आ गए, वो जो नंबर्स थे वो है -2x और +5x जी। यहाँ पर हम पुट करेंगे x² हो, -2x हो, +5x हो, -10 इज इक्वल टू 0 जी। इन दोनों से हमने कॉमन लेना होगा। कॉमन हम क्या ले, कॉमन हम लेंगे x² और -2x, इससे हम x कॉमन लेंगे, इससे भी हम x कॉमन लेंगे। यहाँ पर x के साथ कट जाएगा, -2 बच जाएगा, यहाँ पर एक x के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक x बच जाएगा। तो x -2 अगर हम x कॉमन ले जी, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करिए, आता है या नहीं आता, x × x इज इक्वल टू x², माइनस है तो माइनस, x × 2 2x,
दोबारा आता है ना, तो मतलब कि हमने जो कॉमन लिया था x, तो इससे हमारा जो आंसर आया था वो बिल्कुल ठीक था जी। इन दोनों से अगर हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास आंसर क्या है, x माइनस 2 जी। यहाँ पर अब हम क्या वो ले कॉमन ले कि हमारे पास आंसर क्या है, x माइनस 2 जी। क्या कॉमन ले, हम कैसे फाइंड करेंगे जी, देखें 5x माइनस 10 जी। इससे हम क्या कॉमन ले कि हमारे पास x माइनस 2 आए जी। अगर हम 5 कॉमन ले जी, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, माइनस 2 बचता है। और यहाँ पर 5 अगर 5 के साथ कट जाए तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है x। तो x माइनस 2 आता है या नहीं आता जी। हम क्या कॉमन ले, हमने प्लस 5 को कॉमन लिया है, हमने प्लस 5 को कॉमन लिया है। अब दोबारा देखते हैं कि हमने जो कॉमन लिया था वो ठीक था या गलत था जी। प्लस 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 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10 प्लस 5x माइनस 10 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब कि हमने जो ये कॉमन लिया था ये बिल्कुल ठीक था, प्लस 5 ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन और इन में से इन दोनों को इकट्ठा लिखना है और इन दोनों में से एक को लिखना है। ये 2 बार है, हमने एक बार लिखना है, x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम फिर वही करेंगे कि या तो आपके पास ये 0 के बराबर है और या आपके पास ये 0 के बराबर है जी। हम यहाँ पर कहते हैं कि x प्लस 5 आपके पास 0 के बराबर है, यहाँ पर कहते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। x प्लस 5 यहाँ पर आपके पास प्लस साइन है, तो इक्वेशन के एक तरफ पर जो आपके पास क्वांटिटी प्लस में होगी, इक्वेशन की दूसरी तरफ पर अगर आप उन्हें ले जाएंगे तो आपके पास माइनस में हो जाएगी। सही है, ये मैं हम क्यों ले जाते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है जी। x इज इक्वल टू माइनस 5 जी, x इज इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस 2 माइनस में है ना, तो इक्वेशन के उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा -5 एंड 2 या +2। समझ में आया कि नहीं आएगा, क्या आया।